Hey what's up guys, welcome back once again। आज की कहानी की शुरुआत होती है कुछ जापानी सैनिकों को दिखाते हुए जो दो भाइयों को उनकी मंजिल तक लेकर जा रहे हैं, पर बीच में उन्हें कुछ खाना था तो वो लोग उन्हीं वहीं छोड़ देते हैं और एक खाने की बोरी देकर खुद आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जब वो लोग बोरी को खोलते हैं तो उसमें बारूद होता है जो उसी समय फट जाता है, जिसमें उस छोटे लड़के की तो चीथे उड़ जाते हैं पर बड़ा भाई बच जाता है। लेकिन अब उसके अंदर बदले की आग जल चुकी है क्योंकि उसके हाथों में खाना तो नहीं था, सिर्फ था तो उसके भाई का कटा हुआ हाथ। उस दिन के बाद से वैंग ने ठान लिया भले ही देर लगे पर वो बदला जरूर लेगा, चाहे फिर उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। दरअसल दोस्तों ये समय 1919 का चल रहा है जब कोरिया पर जापानीज का कब्जा हुआ करता था, जिसके चलते उस पर जितना मर्जी वो अत्याचार करते थे कोई उन्हें कुछ नहीं कहता था। लेकिन धीरे धीरे करके कोरियन का भी खून उबाल मारने लगा, पर इस चीज़ की उन्हें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। वो कैसे, चलिए देखते हैं। तो अब वैंग बड़ा हो चुका है और अपनी आर्मी के साथ आज वो लोग एक जापानीज कैंप में कुछ तबाही करने वाले हैं, जिसकी शुरुआत वो एक फेक ग्रेनेड को बेस के अंदर फेंक कर करते हैं, जिसके अंदर मौजूद सभी सैनिक भाग कर बाहर आते हैं और तभी ये छुप कर बैठे कोरियन उन्हें जान से मार देते हैं, उन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। फिर अंदर जाकर वैंग अपनी आर्मी का नाम लिख देता है ताकि उनके दुश्मन को पता चल सके कि अब तकदीर बदलने वाली है, जिसे वो खुद बदलेगा। जब इस बात की खबर जापानीज मेन हेडक्वार्टर तक पहुंचती है तो सनसनी मच जाती है। फौरन उन्हें कमांडर को इत्तला किया जाता है जो उस समय एक जिंदा टाइगर की खाल को उधेड़ रहा था, जो अचानक जाग जाता है। लेकिन कमांडर इतना जालिम था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब उसे पता चला कि उसके लोगों को मारा गया है तो उसने उस जगह के सबसे करीब वाले गांव पर अपने लोगों को भेज दिया। कहा कि उनसे पूछो कि वो लोग कौन थे और वो मेन आदमी कौन था जो इन सभी की मदद कर रहा है। सबसे खास चीज वो अभी कहां पर है। लेकिन जब ये लोग वहां पहुंचे तो इन्हें कुछ नहीं मिला, इसीलिए वहां रहने वाले सभी निवासियों को उनके घर से बाहर लाकर बेदर्दी से मार डालते हैं, जिसमें एक प्रेग्नेंट लेडी भी मौजूद थी। इन्होंने उसके पेट को ही फाड़ दिया तो वहीं उसके सामने उसके पति को गोलियों से भून डाला। सिर्फ यही नहीं, जब एक बच्चा भागने लगा तो उसे भी मार दिया। अपने मरे हुए भाई को देख उसकी छुपी हुई बहन बाहर आ गई और तेज तेज मदद की गुहार लगाने लगी, पर ये सभी उसे रोते हुए देखकर हंसने लगते हैं, उसके पास खड़े होकर खूब नाचे। लेकिन तभी न जाने कहां से एक गोली आई और एक सिपाही को लग गई और इस पल भर की खुशी में डर का माहौल छा गया, क्योंकि अब सिर्फ एक नहीं बल्कि न जाने हजारों गोलियों की बौछार होने लगी है जो वैंग के स्नाइपर चला रहे थे। उनसे जितना हो सके उन्होंने उतने लोगों को मार डाला और दौड़ा दौड़ा कर मारा। पर एक समय आया जब वैंग की बंदूक जाम हो गई। ये देखकर चीफ को लगा कि वो अब कमजोर पड़ चुका है, इसीलिए उसने अपने एक सैनिक को उसे मारने के लिए भेजा। लेकिन वापसी में सिर्फ उसका कटा हुआ सर ही वापस आया। वैंग की रेबल आर्मी ने पकड़ा था उसे गाँव लेकर आया और दिखाया कि देखो तुम लोगों ने क्या हशर किया है। पर तब भी वो उनके अंदर से वो गुरूर नहीं जाता, बल्कि वो तो यहाँ तक कह देते हैं कि हमारी तरफ आ जाओ, सुरक्षित और ताकतवर रहोगे। ये सुनते ही वैंग ने उसके प्राइवेट पार्ट को ही काट दिया। अपने साथी की ऐसी हालत को देखकर उसके साथी पूरा प्लान उगल देते हैं कि असल में कमांडर किसे ढूंढ रहा है। दरअसल रेबल आर्मी का हेड ली इस रेबल आर्मी को कंट्रोल करता है और अभी वो वैन डोंग नाम की जगह पर है। कुछ पैसे को लेकर जा रहा है ताकि अपने लोगों के लिए और ज्यादा हथियार खरीद सके, जिसे वो ज्यादा दिन तक सरवाइव कर पाए। पर कमांडर ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए वो अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। इधर हम ली को भी देखते हैं जो जंगल में बने एक छोटे से घर में गया, जहां पर उसके लोग उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हीं के पास पैसे थे जिन्हें लेकर वो आगे बढ़ने वाला है। इस बीच हम कमांडर को देख जो जब उस गांव से गुजरा जहां पर उसके लोगों को मारा गया था तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि गिने चुने गाँव वाले इतने सारों को कैसे मार सकते हैं। इस बीच उसे ली का पता भी चल जाता है, इसीलिए रात होते ही वो लोग उस पर हमला बोलते हैं। पर इसमें उसके साथ ही उन लोगों का डटकर सामना करते हैं, जिसमें देखते हुए ली भाग जाता है कि तभी उस वैंग और उसके लोग टकरा जाते हैं जिन्हें वो सब कुछ बताता है। तो वहां ली के लोगों ने इन लोगों को चारों ओर से घेर लिया था, फिर भी वो उन पर हमला नहीं करता है क्योंकि अभी खतरा है और ऊपर से अंधेरा भी, इसीलिए सुबह वो इस चीज को करेंगे। ली और बाकी के लोग एक गुफा में जाकर छुप जाते हैं, वहीं अपना खाना पीना करते हैं। तो यहाँ कमांडर के पास भागते हुए वैंग आता है जिसने सब कुछ बताया कि असल में उनके साथ क्या क्या हुआ था। ये सुनने के बाद कमांडर को उस पर गुस्सा तो आया ही, लेकिन साथ में बहुत शर्म भी आई क्योंकि वो जापानीज आर्मी का नाम मिट्टी में मिला रहा है। सिर्फ कुछ मामूली गाँव वालों से हार गया, पर उस चीफ का मानना था कि वो कोई मामूली गाँव वाले नहीं थे, उन्हें लड़ने की ट्रेनिंग दी गई थी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और सबके सामने खूब जलील करता है। फिर ये लोग उसी फ्रीडम फाइटर को लाते हैं जो इन्हें अभी रास्ता बता रहा था। उसे ये बोलते हैं कि अगर तुम छुपे हुए फ्रीडम फाइटर को पता और नाम बता दो तो मैं इन पकड़े हुए लोगों को छोड़ दूंगा। वो उन्हें सब कुछ बता देता है, पर इसके बावजूद वो सभी मासूम लोगों को मौत के घाट उतारते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब सभी को खाना परोसा जा रहा था सभी बहुत खुश थे,
इस बीच जिस जापानीज लड़के को इन्होंने पकड़ा था वो उस खाने को फेंक देता है तो जैंग जाकर उसे मानना शुरू करता है, क्योंकि शुरू से ही उसके अंदर जापानीज के लिए नफरत भरी है। उसने उस लड़की को उसे दिखाया जिसके भाई को तुम लोगों ने मारा था, मगर फिर भी तुम्हारे लिए और सभी के लिए उसने खाना बनाया। पर जैंग हैंग अब उसे शूट करने ही वाला होता है, तभी वैंग आकर उसे रुकने को कहता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उनमें और हम में फर्क नहीं रहेगा। पर उसकी ये बात वो उस पर हाथ उठा देता है, जो देख सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वैंग पर आज तक किसी ने हाथ नहीं उठाया। उनकी ये सारी चीजें छुप कर कुछ जापानी देख रहे थे और जाकर कमांडर को इत्तिला करते हैं कि वहां पर तकरीबन 30 से 40 लोग हैं। उनके साथ हमारा एक जवान भी है जिसकी उम्र बहुत ही कम है। ये सुनकर युसुकावो बहुत हैरान होता है और कहता है कि हमें किसी भी कीमत पर उस लड़की को बचाकर सही सलामत लाना होगा, क्योंकि उसकी बहादुरी से बहुत खुश हूँ। इधर रात होने पर जब उस लड़की को भूख लगती है तो वो पास में ही मरे हुए लड़की की बहन के पास जाता है जिसने खाना बनाया था, और वो उसे खाने को खाना देती है, पर साथ में ये भी कहती है कि तुम्हें जिंदा रहना होगा ताकि तुम अपने शहर जाकर लोगों को बता सको हम लोग वैसे नहीं हैं जैसा वो सोचते हैं, हमें भी सुकून की जिंदगी जीने का हक है। सुबह हुई तो वैंग ने ली को सारे पैसे सौंप दिए। वहीं जैंग हैंग एक लड़के को सारे बच्चों की जिम्मेदारी सौंप दी और कहा कि वो अलग रास्ते से उन्हें एक सुरक्षित जगह पर लेकर जाए और वो दूसरे रास्ते से जाएंगे ताकि उन जापानियों का ध्यान भटक सके। पर इसका उल्टा हो जाता, जब यूकी और बाकी लोग जा रहे होते हैं तो इन्हें कुछ जापानीज देख लेते हैं। हालांकि उस समय तक यूकी के हाथ उस कोरियन लड़के ने खोल दिए थे और उन दोनों में अब थोड़ी बातचीत भी होने लगती है। पर अंत में वो सभी जापानीज को चंगुल में फंस गए थे, क्योंकि अब यूकी चाहता तो भाग सकता था, पर उसने रुकने का फैसला किया। अपने लोगों से कहा कि वो लड़की उनके साथ नहीं है, इसीलिए उसे जाने दे, पर वो नहीं मानने वाला था और उन सभी को साथ ले गया। पर सिर्फ एक लड़का बच गया जिसे हैंग जैंग ने जिम्मेदारी सौंपी थी। वो भागते हुए अपने लोगों के पास आया और सब कुछ बता दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब वैंग अपनी पूरी लश्कर के साथ उसे मारने के लिए आ रहा है। दोनों ही ग्रुप के बीच में ज्यादा दूरी का फासला नहीं है, इसीलिए अब ये लोग भागना शुरू करते हैं। उधर हम जब कमांडर को यूकी मिला तो उसने उसकी बहादुरी की तारीफ करी और पूछा कि वो अपना सब कुछ छोड़कर आर्मी में क्यों शामिल हो गया। अभी तो उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है। उसने बताया कि वो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता है। उसने एक कदम उठाया। तब उसने पूछा कि क्या वो अपनी पोस्ट को बढ़ाना चाहता है, तो वो साफ इनकार करता है, क्योंकि वो शर्मिंदा है अपने इस काम से और अपने देश की आर्मी से, क्योंकि उन्होंने बेवजह मासूम कोरियन पर बहुत अत्याचार किए जिसके वो हकदार नहीं है। उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। ये सब सुन कमांडर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। पर इससे पहले कि वो उसे मारे, यूकी खुद ही अपने चाकू को अपने पेट में घुसा लेता है, क्योंकि अब वो और नहीं जी सकता इस कलयुग में। पर शायद अभी उसकी कहानी बची है, क्योंकि तभी वहां एक ग्रेनेड आकर गिरता है जो देख कमांडर भाग गया। लेकिन जब यूकी ने देखा तो वो ग्रेनेड नकली था और ये काम सिर्फ वैंग का ही हो सकता है। जी हाँ, वही था जो उसकी मदद करने के लिए आया था। उसने उसे बाहर निकाला और फिर उस लड़की को भी आज़ाद करवाया जिसके साथ एक जापानी गलत काम कर रहा था। जाते जाते उसकी नज़र पड़ी उसी फ्रीडम फाइटर पर जिसे जापानी रास्ता पूछ रहे थे, तो वैंग उसे फ्री करने लगता है, पर वो मना करता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ कोई आया था। अब उसके अंदर जान भी नहीं बची कि वो अपने पैरों पर चल सके, इसीलिए उसे यहीं छोड़ दो और इन बच्चों को लेकर चले जाओ, क्योंकि यही हमारा आने वाला कल है। हमसे जितना हो सके हमने किया। मेरे परिवार वालों को बता देना कि मैं लड़कर मारा गया। उसकी ये बातें सुन वैंग भावुक हो जाता है और भरोसा दिलाता है कि वो जल्दी ही आज़ाद होंगे। वेल, चीफ अब इन लोगों को भागते हुए देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा है कि किसके पीछे जाए, क्योंकि ये लोग बड़ी चालाकी से चाल चल रहे थे और 2 हिस्सों में भाग रहे थे ताकि वो किसी एक ही पीछे पड़े। अब चीफ वैंग के पीछे पड़ जाता और अपने लोगों से कहता है उन पर गोलियां बरसाते रहो जब तक वो रुक नहीं जाते। ऐसी एक गोली जाकर एक बैग पर पड़ती है जिसके अंदर शहीद हुए लोगों की अस्थियां थी। जब वो नीचे गिर गई, जिसे ये लोग फौरन उठाते हैं और फिर से बैग में भरना शुरू करते हैं। उधर यूकी और वो लड़की ली से मिलते हैं, जिसे लेकर वो मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन उसने यूकी को वहीं छोड़ दिया और कहा कि अब वो आजाद है, लेकिन बस वो किसी के हाथ ना लगे वरना वो तुम्हें मार देंगे। बेचारा यूकी घायल वहीं खड़ा इन्हें जाते हुए देख रहा था। इधर वैंग जब अस्थियों को बटोर रहा था तभी उसके लोग चारों ओर से घिर जाते हैं, लेकिन वो भागा नहीं बल्कि उसने उनका सामना किया। इधर जैंग हैंग के साथ भी ऐसे ही हुआ। उसके पीछे पूरी आर्मी पड़ी है, लेकिन वो रुका नहीं, भागता रहा एक ऊंची चट्टान की तरफ। उसकी फुर्ती के कारण वो जल्दी पहुंच गया और फिर उस प्लान को अंजाम दिया जिसमें उन्होंने बरसों से बना रखा था। दरअसल वहां उन्होंने एक मशीन गन छुपाई थी जिसके वो ऊपर चढ़ रहा था, जिसके ऊपर चढ़कर वो सभी जापानीज को भून डालता है, जो देख वो एक बार फिर से वहां से उल्टे पांव भाग जाते हैं। दूसरे सीन में ली उन बच्चों के साथ पैसों को लेकर भाग रहा था और इस चीज को जापानी देख लेते हैं। तब उनका चीफ अपने स्नाइपर से कहता है क्या तुम उसे भागते हुए शूट कर सकते हो।
बस उसके कहने की देरी की तभी वो ट्रिगर दबा देता है और गोली जाकर सीधा लगती है उसकी पीठ पर, जिससे वो कुछ ही दूर जाकर गिर पड़ता है। तब जापानी उसे पकड़ लेता है और मार डालता है। पर जब उन्होंने उसे सामानों को देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उसमें पैसे तो थे ही नहीं। वो तो असल में उन बच्चों के पास हैं जो अब तेजी से होंग डोंग के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन बीच में वैंग के लोग मिल जाते हैं जो अपना नया प्लान बताते हैं, जिसमें जैंग हैंग अकेले ही होंगडोंग की घाटी पर जाएगा ताकि वहां खड़ी सेना से मदद मांग सके। तो वहीं वो बच्चे पैसे लेकर दूसरी तरफ से आगे बढ़े। सभी मान गए, लेकिन यह प्लान जैंग हैंग पर उल्टा पड़ गया, क्योंकि उसे भागते हुए जनरल देख लेता और अपने एक स्नाइपर से उसे पीछे लगा देता है, जो उसके हर एक कदम पर गोलियों की बारिश कर रहा था। और ये देख योगी, जो कि उस कोरियन रेबल आर्मी में था, वो स्नाइपर को मार देता है। लेकिन तब तक जैंग हैंग काफी हद तक घायल हो चुका है और उसके कदम रुके नहीं, बल्कि वो तो अभी भी तेजी से भाग रहा है। सीन शिफ्ट हुआ कमांडर पर, जो अपने लोगों के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके साथ वो फ्रीडम फाइटर भी था, जिसे देख वैंग ने कहा हमें उसे बचाना होगा, वो हमारे लिए हीरा है। लेकिन तभी कमांडर का जवान उसे वहीं मार डालता है। फिर उसे वही हालत में छोड़कर वो चले जाते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद वैंग उसके पास जाता है और देखता है कि उसके अंदर अभी भी जान बची है। उस फ्रीडम फाइटर के आखिरी शब्द थे, अब कोई नहीं है वहां पर, इसीलिए तुम वापस चले जाओ, अपने लोगों की जान बचाओ, वो लोग सिर्फ कल तक ही रुकने वाले हैं। लेकिन कल का दिन बीत चुका है और ये सब कुछ जैंग हैंग पहले से जानता है। उसने अपने लोगों को इस जोखिम में नहीं डाला और खुद ही अकेले गया घाटी तक। तो वहीं जैंग हैंग, जो अब तेजी से आगे बढ़ते एक घर में छुप जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि अब वहां जापानी पहुंच चुके हैं, जो उसी घर में ग्रेनेड फेंक देते, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। इससे पहले कि वो लोग उसे पूरी तरह से खत्म करे, वहां वैंग के लोग आकर उसे बचा लेते हैं और सभी को मार डालते हैं। अंत में जैंग हैंग ने उससे कहा कि उसने उसे छोड़कर जाना होगा, क्योंकि वो अपना मिशन पूरा करके रहेगा। पर वैंग उसे समझाता है कि वो सब झूठ था, कोई नहीं आने वाला है उन्हें बचाने के लिए, उन्हें खुद की जान खुद से ही बचानी पड़ेगी। तभी उन पर तोप के गोले बरसने लगते हैं, जिसे इन्हें पता चलता है कि कमांडर पहुंच चुका है। हालांकि अब इन्हें पता है कि वहां कोई नहीं है जो इनकी जान बचाने के लिए आए, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो जरूर थी इनके अंदर कि कोई ना कोई होगा। इसीलिए सभी भागना शुरू करते हैं, पर इनके पीछे इनकी मौत थी, जो किसी भूखे भेड़िए की तरह करीब आ रही है। इनके रास्ते के बीच में पानी का एक तालाब पड़ा, जिसके कारण इनकी रफ्तार और गिर जाती है, जिससे कि जापानियों को मौका मिल जाता है और उन्हें इसी मौके का फायदा उठाकर इनके आधे से ज्यादा लोगों को मार दिया। पर अभी भी हिम्मत नहीं हारते, क्योंकि वैंग अभी भी कमांडर को इशारा करता है कि दम है तो उसे लड़कर दिखाओ। और उसकी ये हिम्मत देखकर कमांडर का खून खौल जाता है। वो और तेजी से उसकी ओर बढ़ना शुरू करता है। ठीक एक गोला आकर वैंग के करीब गिरा, जिसे वो बुरी तरह से घायल हो गया। पर उससे ज्यादा हैंग जान हुआ, लेकिन फिर भी उसने अपने अंदर बची हुई जान का प्रयोग किया। उसे अपने कंधे पर उठाकर उसी जगह ले आया जहां उसे उम्मीद थी कि कोई ना कोई होगा। पर अफसोस कि वहां कोई मदद के लिए नहीं आया। जो कोई भी वहां बचे हैं, उन्हें खुद पर बहुत तरस आ रहा है। उन्होंने इतना सब कुछ किया, लेकिन अंत में उन्हें मौत के सिवा कुछ नसीब नहीं हुआ। अभी भी वैंग उन्हें लड़ना चाहता है, इसीलिए वो अपनी टूटी तलवार लेकर कमांडर की ओर बढ़ता है। कमांडर भी उसकी ओर बढ़ रहा है। अब तो उसके मन में गुरूर आ गया कि जीत उसकी है, लेकिन जीतने से पहले कभी जश्न नहीं मनाना चाहिए। न जाने कहां से एक गोली आई और वो सीधा कमांडर के घोड़े पर लगी, जिससे वो नीचे गिर गया। और फिर जब गोलियां चलना शुरू हुई तो आधे घंटे तक रुकी ही नहीं। पूरे देश भर से आए फ्रीडम फाइटर थे जो उस घाटी से गए ही नहीं थे, बल्कि वहां उनका इंतजार में उन्होंने उन सभी को मार गिराया। पर कमांडर अभी भी जिंदा था, इसीलिए वैंग उसके पीछे भागता है। फिर दोनों में भिड़ंत होती है। वैंग से अच्छी तलवारबाजी तो पूरे कोरिया में कोई नहीं करता, इसीलिए वो पल भर में उसे ढेर कर देता है, पर पूरी तरह से मारता नहीं, बल्कि ये कहता है कि अपने देश लौट जाओ और अपने अधिकारियों से भी कहो हमारे देश से चले जाए और खुद का देश संभालें। ये हमारी धरती, यहाँ के निवासी हम लोग हैं, न कि तुम लोग। पर कमांडर के अंदर अभी भी गुरूर था, जिसे वैंग इस बारी पूरी तरह से खत्म कर देता है। वैंग जो अकेले ही पागलों की तरह भटक रहा है, जब उसके सामने जंगल में बैठा एक बूढ़ा शख्स दिखाई दिया, जो उसे कहता है कि अब कहाँ भाग रहे हो, कुछ नहीं बचा। ये कोई और नहीं बल्कि ली होंग थे, इस कोरियन रेबल आर्मी के चीफ, जिन्होंने वो आग जलाई थी और आज सभी के अंदर जल रही है। उनकी ही बदौलत कोरिया को आगे जाकर आज़ादी मिली। उन्होंने वैंग को भी मार दिया और फिर उन शहीद लोगों की अस्थियों को विसर्जित कर दिया। उसी बैग में उन्हें कोरिया का झंडा भी मिला, जो आज भी कोरियन म्यूजियम में पिछले 100 सालों से लगा हुआ है। और वो झंडा बयान कर रहा है कि आज़ादी भीख में नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए कुर्बानी दी जाती है। ये कुर्बानी उन करोड़ों लोगों ने दी जिन्होंने कभी अपना धर्म, अपनी जात नहीं देखा तो सिर्फ अपना देश। जितने भी लोग उस घाटी पर खड़े थे, उनके लिए ये पल किसी सपने से कम नहीं था। असल में ख्वाब को पूरा करना अभी बाकी है, जिसके लिए होंग फिर से उसके अंदर वही आग जलाता है और कहता है कि तूफान आने वाला है जल्दी, क्योंकि आज़ादी अभी अधूरी है। जिसके साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।
आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो